हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में जो चीज़ सिखाने जा रहा हूं, हो सकता है प्रैक्टिकली आपके लाइफ में ये चीज़ बहुत ही कम यूज़ आए, लेकिन जो मेरी ये आज की वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज तक आपने यूट्यूब पर या जहां पर भी टैली की वीडियोस देखी होंगी या जहां पर भी आपने टैली सीखी होगी, आपने जनरली यही देखा होगा कि आपको वहां पर यह सिखाया जाता है कि परचेज वाउचर का यूज कैसे करना है, परचेज की एंट्री कैसे करनी है, सेल्स वाउचर का यूज कैसे करना है। बेसिकली आपको जो जनरल अकाउंटिंग है ये सिखाई जाती है, इसके अलावा जीएसटी वगैरह का काम सिखाया जाता है। लेकिन जो प्रैक्टिकली सिचुएशंस होती हैं या हो सकती है आपकी लाइफ में कभी भी, ये कभी कोई नहीं सिखाता है, ये आपको खुद से हैंडल करना होता है टाइम टू टाइम। तो आज की जो मेरी वीडियो है प्रैक्टिकल सिचुएशन पर है कि कभी भी ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके पास भी आ सकती है, तो उस टाइम पर आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर आपको मैं ये पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उसे जीएसटी लॉ या इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से देखेंगे तो ये लॉफुल चीजें नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको करना ही है। मैं यहां पर अकाउंटिंग में किस तरीके की सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो या अगर मानकर चलिए आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, तो किस तरीके की प्रैक्टिकल सिचुएशंस आ सकती है, उसके ऊपर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आज की अगर वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो आपको एक अकाउंटिंग का अलग नजरिया देखने को मिलेगा कि आप टैली में इस तरीके की भी अकाउंटिंग रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो भी चीजें मैं अब आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। दो फ्रेंड्स हैं, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है। ए जो है वो घर से काम करता है, होलसेल का ऑर्डर आता है और माल पहुंचा देता है वो, ठीक है। उसकी कोई प्रॉपर दुकान नहीं है, ना ही होलसेल की कोई बाहर दुकान है, ना ही रिटेल की कोई है। वो घर से ही काम करता है। ऐसा आपने अपने लाइफ में भी देखा होगा, कई लोग इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। बी जो है वो नया पर्सन है इस बिजनेस में, अभी उसने तुरंत ही कोई रिटेल शॉप डाली है और वो बाहर से भी थोड़ा बहुत माल लेता है जो ए के पास नहीं है, वो ए से भी माल लेता है। तो ए को एक आइडिया आया, क्योंकि उसके साथ एक दिक्कत होती थी कि जब भी वो शहर से बाहर होता था या कई बार डिलीवरी देने जाता था, उस टाइम पर अगर कोई उसकी पार्टी आ जाती थी माल लेने के लिए, तो उसके पास कोई बंदा नहीं था घर पर, ठीक है। वो अपनी ही सारी चीजें डील करता था। तो उस सिचुएशन में वो पार्टी उसके हाथ से छूट जाती थी, कोई भी जो उसके कॉम्पिटिटर होते थे वो उसे माल दे देते थे जो उसकी पार्टी होती थी ए की पार्टी को, ठीक है। ए को ये दिक्कत बार बार देखने को मिलती थी। जब उसके फ्रेंड बी ने अपनी रिटेल शॉप डाली और उससे माल लेने लगा, तो उसके दिमाग में ये एक आइडिया आया कि मेरी तो कोई शॉप है नहीं, ये मुझसे माल ले रहा है और मेरा फ्रेंड है, उस पर मुझे पूरा ट्रस्ट भी है। यहां पर जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला फ्रेंड ही हो, आपके केस में कोई भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उसने सोचा कि बाकी माल तो मैं अपने पास रखूंगा और इसे जो माल दूंगा उसके बदले में पैसे भी ले लूंगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा मैं बी के पास कुछ अपना माल एक्स्ट्रा रख दूंगा, जितना माल ये डील करता है थोड़ा थोड़ा माल मैं बी के पास उसकी शॉप पर एक्स्ट्रा रख दूंगा और उसके साथ एक पार्टनरशिप कर लूंगा कि जो उसका माल है वो तो रखेगा ही, साथ में मेरा माल रखेगा। और इसे पता है कि जो बी है वो टैली में अकाउंटिंग मेंटेन करता है। अब इसने सोच लिया कि अगर मैं उसे अपना माल दूंगा तो वो अपने पास उसकी भी अकाउंटिंग मेंटेन करेगा, तो यानी मेरे माल की अकाउंटिंग भी मेंटेन हो जाएगी और साथ में जब भी मेरी कोई पार्टी आएगी मेरे एब्सेंस में, मैं चाहे घर पर नहीं हूं या शहर के बाहर हूं, तो मैं उसे अपने जो फ्रेंड है बी उसकी मतलब दुकान की एड्रेस दे दूंगा, वहां से वो माल उठा लेगी, मेरा माल भी बिक जाएगा, मेरे कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिट भी मैं कर पाऊंगा। और क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स के पास जो उसका फ्रेंड है, मानकर चलिए जो बी है, वहां पर क्या है कि उसके पास जो एक्स्ट्रा माल पड़ा रहेगा, तो कभी अगर उससे भी शॉर्टेज होगी, जैसे मानकर चलिए वो जब रिटेल कर रहा है तो उससे भी जब माल की शॉर्टेज होगी तो वो मेरा माल वहीं से उठा लेगा। तो इस सिचुएशन को आप समझिए, यहां पर मैंने एग्जांपल समझा दिया कि क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। अब यहां पर सारी जिम्मेदारी बी के ऊपर है, क्योंकि बी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है टैली में। बी को अपना भी स्टॉक मेंटेन करना है, जो उसने अपने लिए माल लिया है उसकी पेमेंट भी करनी है ए को, साथ में उसे ए का भी माल मेंटेन करना है, यानी उसके स्टॉक को भी मेंटेन करना है। साथ में जब ए की कोई पार्टी आएगी माल लेने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में उसे सेल या जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो सही रास्ता होगा वो चीजें भी मेंटेन करनी है। कभी मानकर चलिए उसके पास जो उसने माल लिया है
उस माल में शॉर्टेज आ जाती है, अचानक से कोई कस्टमर आता है, उसकी नीड ज्यादा होती है और उसे मजबूरी में ए के माल को भी उसे देना पड़ता है अपनी पार्टी को, यानी रिटेल में। उस केस में वो जो वहां से माल उठाएगा उसकी भी एंट्री को मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें कैसे मेंटेन होगी, तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं कि एक पार्टी है जिसके पास अपना भी माल है और किसी दूसरे पर्सन का भी माल है, उसे दोनों मेंटेन करना है। साथ में उसे जब भी वो सामने वाला पार्टी जिसका माल है उसे हिसाब देना पड़े कि उसका कितना माल है, किस पार्टी को कितना माल गया, ये सारी चीजें वो उसे दे भी पाए। तो ये सारी चीजें टैली में कैसे होंगी, तो देखिए, आप सबसे पहले आपकी जो भी होगी टैली में अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे। मेरी कंपनी ऑलरेडी क्रिएट है। अब सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहां पर हम आएंगे मास्टर्स में गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए, यहां पर क्रिएट में जाकर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो लेजर क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है और वाउचर टाइप क्रिएट करना है। ये 3 चीजें क्रिएट करनी है और साथ में गोडाउन भी क्रिएट करना है। 4 चीजें क्रिएट होंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं गोडाउन ही क्रिएट कर लेता हूं क्योंकि वो बहुत ईजी काम है। क्रिएट एक मेन लोकेशन नाम का बाय डिफॉल्ट गोडाउन रहता है, आप चाहें तो उसे भी यूज कर सकते हैं या अपने लिए स्पेशल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मानकर चलिए मैंने जैसे एग्जांपल में ए लिया, तो ए गुड्स इस तरीके का उसने गोडाउन क्रिएट कर लिया। और यहां पर ये सब नहीं यस नो करना है, ठीक है। यहां पर ये सारे ऑप्शंस नो रहेंगे, ठीक है। और मेन लोकेशन जो है वो अपने लिए यूज करेगा, जो बाय डिफॉल्ट टैली में दिया हुआ रहता है। और बाकी अपने लिए अगर अलग से बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए वाउचर टाइप, इससे पहले क्रिएट करते हैं। हमें एक वाउचर क्रिएट करना है ए नाम का, ए परचेज। ये क्यों किया मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आगे सारी चीजें बताऊंगा आपको अपने सारी चीजें समझ में आएंगी। यहां पर अलाउ जीरो वैल्यू जो ट्रांजेक्शन है इसे यस कर देंगे, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर देंगे तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। फिर ए डेबिट नोट, ठीक है। उसी तरीके से अगर जरूरी पड़े तो क्रेडिट नोट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से बताऊंगा, इसके हिसाब से आप सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो भी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। यहां पर अंडर में डेबिट नोट लेंगे, ठीक है। यहां पर भी अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन यस कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे केस में ऐसा कोई नीड नहीं पड़ने वाली इसकी, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया, ठीक है। अब यहां पर लेजर मान लीजिए ए है, ए इसका क्या हो गया, बी का, ये बी का हिसाब है, ठीक है। सनरे क्रेडिटर, यहां पर बाकी डिटेल्स आप अपने हिसाब से डाल लेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको डेमो के रूप में सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। एक परचेज का लेजर बनाएंगे, और ये सारी चीजें मैं बिना जीएसटी के बता रहा हूं क्योंकि ऐसे भी जीएसटी के हिसाब से आप देखेंगे तो ये सारी चीजें इनवैलिड है, लॉफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल जो चीजें होती है बिजनेस में, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जीएसटी के हिसाब से ही होती हैं, ठीक है। आप जब देखेंगे प्रैक्टिकली हर चीज अलग तरीके से होती है, और आप इससे इस तरीके से समझ के चलेंगे मेरी वीडियो को कि एजुकेशनल वीडियो है, सिर्फ मुझे अकाउंटिंग सिखाई जा रही है कि अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग कैसे होती है टैली के अंदर, ठीक है। सेल्स का भी लेजर बन गया, परचेज का भी बन गया, टैक्स वैक्स का भी मुझे बनाने नहीं है। इसके अलावा जो भी आपको एक्सपेंसेस के लेजर बनाने हैं वो सारी चीजें तो सेम ही होगी, उसके लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। परचेज सेल हो गया और वो हो गया। कैश का लेजर बाई डिफॉल्ट रहता ही है, ठीक। अब आ जाइए, मेरे हिसाब से जितने लेजर्स की नीड थी वो हो गई है। एक कोई भी आइटम ले लेते हैं, यहां पर एक के अलावा कई आइटम भी हो सकते हैं, आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। एक में जो मैं बताऊंगा वही सारी चीजें सब में एप्लीकेबल होंगी। जीन्स मान लीजिए, ठीक है। यहां पर इसका ग्रुप बना देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि ग्रुप बनाकर स्टॉक बनाए तो बहुत अच्छा रहता है। यहां पर पीसेस क्वांटिटी बना दी, सेव कर दिया, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले हमें क्या करना है, परचेज की एंट्री करनी है, जो हम ए से माल खरीद कर लाए हैं, यानी बी जो ए से माल खरीद कर लाया है। अब यहां पर आ जाएंगे हम परचेज में। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब वो अपना माल परचेज करेगा अपने लिए, तो वो परचेज का जो बाय डिफॉल्ट वाउचर होता है इसको यूज करेगा, या अपने लिए अगर कोई और वाउचर बनाता है तो उसको यूज करेगा, अदरवाइज परचेज का जो डिफॉल्ट वाउचर उसे यूज करेगा। लेकिन जब वो जो ए का माल उसके पास पड़ा हुआ है उसकी परचेज की एंट्री करेगा, उसके लिए ए परचेज नाम का जो वाउचर उसने बनाया उसका यूज करेगा। बात समझ में आ गई, अपने लिए परचेज वाउचर यूज करेगा, उसके लिए ए परचेज, ठीक है।
अभी फिलहाल वो अपने लिए खरीद रहा है, ठीक है। यानी इसकी एंट्री करा है, जो उसे बिल मिला होगा ए से कि तुम्हारा इतना बिल बना है, ये क्वांटिटी तुमने ली है, तो उसने किया। यहाँ पर ए को चूज कर लेगा, ठीक है। परचेज, मान लीजिए जीन्स, 100 रुपए के रेट से, ठीक है। यहाँ चाहे तो परचेज का जो लेजर है इसमें भी वो चीजें कर सकता है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा जो उसने परचेज किया है, यानी परचेज नहीं, उसके पास जो ए का सामान पड़ा है, यहां पर ए ले लेगा। अब आपको धीरे धीरे, जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे, आपको सारी चीजें अपने धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कि मैंने इस तरीके की एंट्री क्यों की है और इसका बेनिफिट क्या है। अब यहां पर एक दिक्कत है, मैंने पिछली जो एंट्री की उसमें गोडाउन पर मैंने ध्यान नहीं दिया, उससे मुझे चेंज करना होगा। जब ये ए परचेज का वाउचर यूज करेगा तो ए नाम का जो गोडाउन है इसका यूज करेगा। यहां पर तो ये चीज ठीक हो जाएगी, मान लीजिए 100 पीसी किया, ठीक है। पिछली जो एंट्री है उसे हम ठीक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाकर, अकाउंट्स बुक्स में जाकर, परचेस रजिस्टर में जाकर हम पिछली एंट्री में जो हमने गोडाउन चूज किया उससे चेंज कर देते हैं। मेन लोकेशन, ठीक है। परचेज की एंट्री हो गई। सबसे पहले आप देख लीजिए कि स्टॉक समरी में आपको 200 पीस दिखाई दे रहा है। 100 पीस की मैंने की थी एंट्री, 200 पीस, यानी स्टॉक मेंटेन हो गया। अलग अलग कैसे होगा ये आपको बाद में पता चल जाएगा। आ जाइए, अब यहां पर आ जाइए आप किस में, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जब आप सन्डे क्रेडिटर में जाएंगे, यहां पर आपको जब अंदर जाएंगे आपको क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक परचेज का नॉर्मल वाउचर रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक ए परचेज करके वाउचर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे आप क्या समझ जाएंगे, जब भी आपको इसकी पेमेंट करनी है तो आप किसकी पेमेंट करेंगे, सामने वाले को। सिर्फ जो परचेज वाउचर करके जो आपने एंट्री की है इसकी पेमेंट करेंगे। ए परचेज वाले की जो पेमेंट है उससे आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो माल उसका आपके पास पड़ा है, आपका माल नहीं है वो, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से अपने माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज सिर्फ आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। मान लीजिए ज्यादा नहीं होंगी, अगर साल भर में 50 बिल भी होंगे ऐसे, तो आपको यहाँ पर छांट कर उसके हिसाब से मतलब माइनस प्लस करके आपको वो चेक करना होगा कि उसका बैलेंस कितना निकलता है जिसकी मुझे पेमेंट करनी है, ठीक है। अब आ जाइए कि मानकर चलिए, सपोज कीजिए कि मैं बी हूं और मैं अपनी सेल कर रहा हूं, रिटेल की कैश सेल कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने जीन्स ली। जब मैं अपनी करूंगा तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास पहले मेरा माल है मैं उसे यूटिलाइज करूंगा, यानी मैं मेन लोकेशन लूंगा। यहां पर मानकर चलिए 10 पीस 200 रुपए के हिसाब से, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने सेल कर दी। अब आइए आपको दिखेगा, इसमें आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। सेल्स कितनी हुई, 2000 की हुई है। प्रॉफिट कितनी हुई, 1000 रुपए हुई। 100 रुपए के हिसाब से पर जीन्स पर, तो 10 जीन्स पर 1000 रुपए हुई। यहां पर आपको परचेज 20,000 का दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिखने दीजिए। यहां पर थर्ड पार्टी स्टॉक विथ वाला जो ऑप्शन होता है गोडाउन में, वो वाला काम नहीं करेंगे। उससे परचेज तो यहां पर कम दिखेगा, लेकिन उससे दिक्कत भी आएगी, ठीक है, वो काम नहीं करेंगे। अब यहां पर मुझे करना क्या है, अब यहां पर सपोज कीजिए कि जो ए की पार्टी है वो मेरे पास आती है माल लेने के लिए, जो ए का माल मेरे पास है। अब उसकी एंट्री मैं कहां करूं, सेल्स वॉचर में करूं। फ्रेंड्स, अब मान कर चलिए कि जो मेरा फ्रेंड है ए, उसकी कोई पार्टी आती है मेरे पास माल लेने के लिए, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, वाउचर में जाना होगा। क्या सेल्स वाउचर में मुझे इसकी एंट्री करनी होगी, नहीं, इसलिए नहीं करनी होगी। देखिए, जो मेरा ए है फ्रेंड, वो मुझे ये नहीं बता रहा है कि तुम्हें क्या रेट लगाना है मेरी पार्टी को। इससे क्या है कि मुझे मार्जिन वगैरह सारी चीजें पता चल जाएंगी। किसी को मैं कम भी लगा रहा हूँ, किसी को ज्यादा भी लगा रहा हूँ। अगर ए किसी को कम भी लगा रहा है, ज्यादा भी लग रहा है, तो ये सारी चीजें बी को पता चल जाएंगी, ठीक है। या कितनी प्रॉफिट बच रही है, ये सारी चीजें पता चल जाएगी। ए ये नहीं चाहता है। ए कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई भी पार्टी आए मेरी, उसे तुम माल दे दो, एक मैनुअल बिल बनाओ जिसमें तुम क्वांटिटी और आइटम का नेम लिख दो, उससे इनवॉइस रिसीव करवा लो, लेकिन उस पर रेट मत लगाना, ठीक है। तो वो मैनुअली ये काम तो कर लेता है, लेकिन उसे टैली के अंदर तो ये मेंटेन करना पड़ेगा ना कि इतना स्टॉक ए का खत्म हो गया, क्योंकि जब ए उससे हिसाब मांगेगा कि मेरा स्टॉक कहां गया, तो उसे जवाब तो देना पड़ेगा ना।
तो यहां पर वो सेल्स का जो वाचर इसका यूज नहीं करेगा। वो इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि जब वो अपना पीएनडल देखेगा बी, तो वहां पर उसे पीएनडल में क्या रिफ्लेक्ट होगा कि उसकी सेल इतनी है। मानकर चलिए सेल्स वाचर के अंदर जो भी एंट्री करूंगा पीएनडल में उसकी सेल में वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर मानकर चलिए ए ने बी को ये बता भी दिया होता कि किस रेट में सेल करना है, तो भी वो सेल्स वाचर में उसकी एंट्री नहीं करता, क्योंकि नहीं तो बी की प्रॉफिट बढ़कर दिखाई देती। टैली को क्या पता है कि वो ए का हिसाब है कि बी का है। टैली के हिसाब से तो पीएनडल में वो जो ए की प्रॉफिट है वो भी बी के में रिफ्लेक्ट होती, ठीक है। इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप डेबिट नोट का यूज करेंगे। यहां पर आपको रिफ्लेक्ट होता है पेमेंट वाउचर के बगल में डेबिट नोट। यहां पर भी जो ए डेबिट नोट है इसका यूज होगा जब आप अपना माल मतलब किसी भी कारण से ए को वापस करेंगे, तब आप इसका यूज नहीं करेंगे। जब आप ए का माल किसी उसकी पार्टी को सेल करेंगे, जब भी आप ए का माल उसकी किसी पार्टी को सेल करेंगे, उस टाइम पर आप डेबिट नोट का यूज करेंगे। वो भी कौन सा, जो ए नाम का डेबिट नोट बनाया है, यानी जो पार्टी के नेम से डेबिट नोट बनाया है। यहां पर ए को ही लेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक आप यहां पर यह दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने ये माल उसे वापस कर दिया। अब आप बोलेंगे कि वापस कर दिया तो कल को वो मुझसे ये पूछ सकता है कि किस पार्टी को दिया था। मतलब मैंने तो ये टैली को दिखा दिया कि मैंने वापस कर दिया, लेकिन जब ए मुझसे हिसाब करेगा तो मुझे पूछ सकता है कि ये जो मेरा माल है तुमने मुझे वापस तो नहीं किया, तुमने तो किसी को सेल किया था, तो किस पार्टी को किया था। तो मैं चाहूं तो यहां पर बायर नेम में उस पार्टी का नाम डाल सकता हूं, उसकी पूरी डिटेल डाल सकता हूं जिससे मैंने सेल किया है। यहां अगर मैं नहीं डालता हूं तो मैं चाहूं तो नरेशन में डाल सकता हूं, ठीक है, ताकि मुझे इन फ्यूचर में बताने में आसानी हो, ए को हिसाब देने में आसानी हो कि ये जो माल तुझे मैंने दिया था ये मैंने तुझे वापस नहीं किया था, तेरी इस पार्टी को सेल किया था, ठीक है। अब यहां पर वापस से परचेज, ठीक है, इससे परचेज मेरी घट जाएगी क्योंकि यहां पर जस्ट लाइक ये हो रहा है कि ए ने वापस स्टॉक ले लिया, उसकी पार्टी को माल गया, यानी ए का माल घटा तो मैंने अपने यहां से घटा दिया, ठीक है। अब यहां पर जीन्स गोडाउन उसी का यूज होगा ए का, और जब मैं अपना सेल कर रहा था, तो मेरा गोडाउन यूज होगा, ठीक है। यहां पर मान लीजिए 10 पीसी मैंने लौटा दिया, रेट वही रहेगा क्योंकि उसने मुझे रेट बताया नहीं है किस रेट में उसे सेल करना है, तो जिस रेट में मैंने उससे परचेज किया था मैंने वही रेट यहां पर कर दूंगा। इस तरीके से होगा। इसका एक और जवाब है, अगर आप ये जो सेल की एंट्री ये बार बार नहीं करना चाहते हैं, यानी जो डेबिट नोट की एंट्री है ए की बार बार नहीं करना चाहते हैं, तो इसका ये एक जवाब है कि मानकर चलिए जैसे बी ने जो भी सेल किया तो मैनुअली उसने कोई पेपर या इनवॉइस तो बनाई होगी जिस पर उसने रिसीव भी कराया होगा। तो मानकर चलिए 1 दिन में या 5 दिन में जब भी इन लोग के बीच में हिसाब होगा आपस में, तो उस टाइम पर वो जितने भी बिल्स होंगे वो ए को देगा और उसमें जितनी भी क्वांटिटी होगी वो वापस उतना माल उससे ले लेगा। अगर उसने वो सारा माल वापस अपने दुकान में ले लिया तो उस केस में उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए को भी पता है कि इतना सेल हुआ, इतना मैंने माल वापस डाल दिया, यानी परचेज की एंट्री एक हो जाएगी, कोई डेबिट नोट की एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरीके की भी अकाउंटिंग है तो फ्रेंड्स अभी तक आपको यह समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके की अकाउंटिंग हो रही है, और आप में से कई लोगों को यह भी लग रहा होगा कि इस तरीके की अकाउंटिंग कौन करता है। तो आप यकीन मानिए, इतना बड़ा देश है, यहां पर इस तरीके की नहीं, इससे भी डिफिकल्ट तरीके की भी अकाउंटिंग लोग करते हैं। हाँ, अंतर ये हो सकता है कि वो लोग टैली में मेंटेन नहीं करते हो, मैनुअली करते हो, ये एक फर्क हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको अकाउंटिंग करने का हर एक एंगल पता हो सिचुएशन वाइज, ठीक है। जितनी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैं बाहर से इधर उधर से कहीं से भी सीख रहा हूं, वो सारी नॉलेज मैं आपको अपने एक वीडियो के अंदर कंक्लूड करके दे रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में अगर मुझे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना है तो किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आ जाइए हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहां पर आपने समझ लिया कि 2 सिचुएशंस होंगी। अगर ए जो है उसका माल बिकता है किसी पार्टी को, उसकी किसी पार्टी को, तो उस केस में पहला सिचुएशन तो ये है कि अगर मुझे अपने एंट्री करनी है यानी बी को, तो वो डेबिट नोट में एंट्री करेगा, नाम मैंने बता दिया, बायर नेम में या नरेशन में लिख देगा जिस पार्टी को दिया है, और रेट वही रहेगा जिस रेट में परचेज हुआ है, अगर उससे रेट नहीं पता है तो, ठीक है। और ज्यादातर बेटर यही रहेगा कि वही रेट लगाए पता होने के बाद भी, ठीक है। और अगर इस तरीके से नहीं करता, वो चाहता है कि इतनी बार बार मैं एंट्रीज क्यों करूं, बहुत ज्यादा एंट्रीज हो जाएंगी, तो वो सीधी सी बात है, या तो डे वाइज या वीक वाइज या मंथ वाइज वो जितने भी उसे बिल्स कलेक्ट होंगे, यानी जितने भी उसने बिल बनाए होंगे ए के लिए उसकी पार्टी को सेल करने के टाइम में,
वो सारे बिल्स वो लेकर जाएगा और ए को बोलेगा उतने माल वापस मुझे दे दो, यानी मुझे एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, उतने ही माल वापस जाकर अपनी दुकान में रख दूंगा, तो तुम्हारी एक ही परचेज की एंट्री रहेगी, सीधा हिसाब रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं वो लोग, तो यहां पर क्या है कि इस तरीके से एंट्री होगी। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हमारे बैलेंस शीट या पी&एल पे, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो बैलेंस शीट देखिए, यहाँ सॉरी पी&एल देखिए, यहां पर सेल्स में आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, पहली बात। परचेज आपकी घट गई, 1,000 रुपए से घट गई डेबिट नोट के कारण, यानी उसने ए ने उतना माल वापस ले लिया। जस्ट लाइक आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं ना कि उसकी पार्टी को सेल हो, यानी उसने उतना माल वापस ले लिया, परचेज मेरी घट गई, प्रॉफिट आपकी उतनी रह गई। अब आइए बैलेंस शीट की बात कीजिए। बैलेंस शीट में क्या है कि आपका जो करंट लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर है, इसमें भी जब आप अंदर जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक परचेज है आपकी, क्योंकि आपने तो वहां वो हाईलाइट कर दिया ना कि परचेज वॉचर के जो अंदर एंट्री वो मेरी है, और जो सामने वाले की है उसकी तो ए परचेज में है, या जो रिटर्न गया है माल या जो उसकी पार्टी को सेल हुआ है वो ए डेबिट में है। तो वो आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है टोटल 19,000 रुपये आपको पेमेंट करना है। अगर आप इसमें इस तरीके से ये जो 9,000 रुपये है वो घटा दें, जो इसके ए डेबिट नोट और ए परचेज है, इससे माइनस प्लस करके 9,000 रुपये घटा दें, तो कितना बचा जो आपको पेमेंट करना है? 10,000 बचा, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आप पेमेंट भी कर पाएंगे। अब आइए गोडाउन वाइज हिसाब कैसे रखा जाए। स्टॉक समरी में तो यहां पर आपको ऐसे दिख रहा है कि 180 पीस है। अब यहां पर हो सकता है आपके पास 1000 तरह के आइटम हो, ठीक है। अब उसमें यह पता करना हो कि ए का कितना है, मेरा कितना है, तो ये आपको पता चल जाएगा। आप आइए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, यहां पर आइए इन्वेंट्री बुक्स में, गोडाउन्स में आइए। यहां पर अब आप देखिए मेन लोकेशन में जितना भी माल है सारा आपका है, चाहे वो ए से आपने लिया है या बाहर कहीं से भी लिया है। जब भी आप बाहर कहीं से किसी और से माल लेंगे तो वो भी सारा एंटर आप परचेज के टाइम मेन लोकेशन के अंदर करेंगे, या जो भी आप अपने नाम से गोडाउन बनाएंगे उसमें करेंगे, ठीक है। तो सारा माल आपको यहां दिखेगा। ए गोडाउन के अंदर वही माल दिखेगा जो ए ने दिया है। आप थर्ड पार्टी से कोई माल लेंगे तो वो ए में तो आप डालेंगे नहीं, ए में तो वही माल डालेंगे जो ए का होगा, तो जितना माल ए का है यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। तो अब आपको स्टॉक भी पता चल जाएगा कि 9,000 का माल ए का है, बाकी या मेन लोकेशन में कितना माल है 9,000 का, यानी 9,000 का मेरा माल है, 9,000 का उसका माल है। इसी तरीके से चाहे इसमें 1,000 आइटम हो या 2,000 आइटम हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर यह भी मानकर चलिए कि सपोज कीजिए कि जब सेल कर रहा हूं मैं अपनी किसी पार्टी को, मैं यानी बी अपनी किसी पार्टी को, चाहे रिटेल में या होलसेल में, जिसमें भी मैं करूं। अब यहां पर क्या है कि मानकर चलिए अगर होलसेल में करूंगा तो यहां पर मैं लेजर बनाऊंगा, रिटेल में करूंगा तो कैश या बैंक का लेजर यूज करूंगा अगर मैं क्रेडिट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर नाम भी टाइप कर सकते हैं पार्टी का, जो भी हो। अब यहां पर जो सिचुएशन वो ये है कि बी के केस में क्या हो रहा है कि उसके पास जीन्स जैसे 90 पीस है, ठीक है, लेकिन उसकी जो पार्टी है वो उससे 100 पीस मांग रही है। अब इस टाइम पर वो कैसे एंट्री करेगा? देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो गोडाउन रहेगा ये मेन लोकेशन ही रहेगा, यहां पर ए गोडाउन का यूज नहीं करेंगे। और आपको पता ही होगा कि कभी भी जब भी कोई पर्सन बिल बनाता है तो बिल बनाने से पहले हम हमेशा माल निकालते हैं, माल निकालने के बाद काउंटिंग करते हैं, जितना पीस हमें देना होता है, काउंटिंग करने के बाद बिल बनता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरी पार्टी 100 पीस मांग रही है, यानी बी की पार्टी 100 पीस मांग रही है और उसके पास अपना स्टॉक 90 है, 10 पीस वो ए का दे रहा है, यानी फिजिकली उसके पास वो गुड्स अवेलेबल है, तो इतना तो उसे भी पता है कि अगर एक्स्ट्रा गुड अवेलेबल है तो यानी ये मेरा नहीं है, ए का है। तो यहां पर वो डायरेक्ट 100 पीस डालेगा, यहां 90 नहीं डालेगा, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि यहां 90 डालेंगे, फिर नीचे जाके यहां पर ए गोडाउन लेकर 10 पीस डाल देंगे। इस तरीके से नहीं करना है, पूरी अकाउंटिंग गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि जो 10 पीस आप यहां से ले रहे हैं इसकी पेमेंट अब आपको ए को करनी पड़ेगी। अभी तक जो ए का माल पड़ा था आपके पास वो ए का माल था, जैसे ही वो आप अपनी पार्टी को सेल करने के लिए यूज करेंगे तो उसकी पेमेंट आपको उसे करनी पड़ेगी और उसे अपने अकाउंट्स में आपको दिखाना पड़ेगा, यानी अपने तरफ आपको दिखाना पड़ेगा कि कितना बैलेंस ड्यू है। एक स्टॉक है यानी एक आइटम है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, यहां पर अगर हजारों आइटम होंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमेशा जब भी सेल की एंट्री करें अपनी, मान लीजिए जैसे बी का एग्जांपल मैंने लिया है, तो वहां पर अपना गोडाउन यूज करें, भले आपके पास उस गोडाउन में नेगेटिव स्टॉक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली आपके पास स्टॉक है क्योंकि आपको पता है, उस हिसाब से आप बिलिंग कर देंगे। यहां पर देखिए मैंने कर दिया। पी&एल में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पर जो सेल है वो 22,000 की है, पहले मैंने 2,000 की थी, बाद में 20,000 की, तो 22,000 की हो गई। और उसी के हिसाब से हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी आ रही है 11,000 रुपए, और जो हमारा परचेज है वो 19,000 है, 20,000 टोटल
माल आया था 20,000 का, जिसमें से 1,000 रुपए का मैंने ए के लिए सेल किया था, तो डेबिट नोट इशू हो गया, तो 19,000 बचा, ठीक है, जिसमें 10,000 का मेरा था, 9,000 उसका था, तो उसका स्टॉक मेरे पास 9,000 होना चाहिए। तो जैसे हम बैलेंस शीट में चले जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज में, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर में जब हम अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ए परचेज 10,000, ए डेबिट नोट 1,000, अगर माइनस कर देंगे तो 9,000 का स्टॉक मेरे पास ए का होना चाहिए। ये चीज मुझे देखनी है। यहां पर आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इन्वेंट्री बुक्स में, गोडाउन्स में, ए गोडाउन में, ठीक है। यहां पर मेरे पास 9,000 का माल रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मुझे चेक करना है अपना माल, क्योंकि मैंने इसका माल सेल तो किया है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है, यानी दोनों चीज सेम हो रही है, स्टॉक भी सेम हो रहा है, और वहां पर जो उसको मुझे पेमेंट करनी है, मतलब टैली के हिसाब से करनी है, एक्चुअल में नहीं करनी है, टैली के हिसाब से वहां पर मुझे दिख रहा है कि वो लाइबिलिटी है 9,000 की, तो उतना माल उसका मेरे पास पड़ा तो होना चाहिए ना। वो मुझे स्टॉक समरी में दिख रहा है कि हाँ पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने एक्चुअल में तो 10 पीस लिया है, ये मुझे पता चलेगा मेन लोकेशन में। यहां पर मेरा स्टॉक आ जाएगा नेगेटिव। आप यहां पर जो भी पीरियड है उसका पीरियड डाल देंगे, उसके बाद यहां पर जितने स्टॉक होंगे, मानकर चलिए यहां पर हजारों स्टॉक है, आपको उसमें से देखना है कि नेगेटिव कौन सा है, तो वो आप यहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप मैं आपको बता देता हूं, एक्सेप्शन रिपोर्ट है, नेगेटिव स्टॉक है, यहां पर भी देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है, जबकि यहां पर तो नेगेटिव स्टॉक रिफ्लेक्ट होता है। वो जब आपका पूरा स्टॉक नेगेटिव होगा तब रिफ्लेक्ट होगा, जब किसी एक पार्टिकुलर गोडाउन में स्टॉक नेगेटिव होगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको कहां जाना होगा? इसके लिए आपको जाना होगा यहीं पर। इसीलिए मैंने आपको वहां पर दिखाया कि देखिए वहां नहीं दिख रहा है, ये चीज आपको यहीं पर दिखेगी। तो यहां पर मानकर चलिए कुछ ऐसे भी तो स्टॉक होंगे जिसमें क्वांटिटी बची हुई है, हजारों स्टॉक होंगे, तो उसमें से आपको नेगेटिव तो छांटना पड़ेगा ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मतलब एक एक करके छांटना पड़ेगा हजारों आइटम में, क्योंकि कोई बीच में होगा, कोई कहीं होगा, कोई आपसे बाई मिस्टेक छूट जाए। तो उसका एक ऑप्शन है, आप यहां पर कॉन्फ़िगर का यूज करेंगे, इसके थ्रू आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ये दिखाने के लिए कि ये कॉन्फ़िगर कैसे काम करता है, इसके लिए मुझे एक आइटम और ऐड ऑन करना पड़ा ताकि मैं ये चीज आपको दिखा पाऊं। तो ये मैंने जो शर्ट ऐड की है, ये जो मैंने ए का परचेज था, सॉरी बी का जो परचेज खुद का था उसमें ऐड किया है, ताकि मैं यहाँ पर आपको परफेक्टली दिखा पाऊं। मेन लोकेशन में जो गोडाउन है उसमें मैंने ये शर्ट को परचेज किया है। यहाँ पर देखिए कि मानकर चलिए सपोज आपको सिर्फ ये पता करना है मेन लोकेशन में आने के बाद कि आज की डेट में जो मैंने सेल किया है, तो अगर मैंने सारा माल अपना सेल किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो माल शॉर्ट है आप उसके हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं, जो क्वांटिटी आपकी घट रही है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि कोई ऐसा तो स्टॉक नहीं है जो निगेटिव हो गया है, सेल तो हुआ है लेकिन निगेटिव हो गया, यानी ए का माल मेरे में आ गया है, सिर्फ आपको नेगेटिव स्टॉक पता करना है, तो वो यहां पता करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहां पर आपको ज्यादा नहीं, सो गुड्स आउटवर्ड्स करके ये ऑप्शन है, यस कर लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस यस कर भी सकते, नहीं भी, वो आपकी मर्जी है, कर लेंगे तो भी ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, अमाउंट इंक्रीजिंग और क्लोजिंग बैलेंस कर देना है, ठीक है, या आउटवर्ड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या फायदा होगा आपको कि जिनका वैल्यू या अमाउंट है, जिस भी स्टॉक के अंदर वैल्यू है बची हुई है, वो सारे ऊपर हो जाएंगे, और जो निगेटिव हो चुके हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे, यानी एक लाइन के अंदर आपको स्टॉक दिखेंगे। अगर आप ये कॉन्फ़िग नहीं करेंगे तो नेम वाइज यहां पर सॉर्टिंग होती है, कोई स्टॉक आपको ऊपर निगेटिव दिखेगा, कोई नीचे दिखेगा, कोई बीच में दिखेगा, ऐसे आपको छांटना बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर आपके पास हजारों आइटम है। लेकिन ये ऑप्शन कर देने के बाद आपको जो निगेटिव स्टॉक्स हैं या तो नीचे दिखेंगे, और अगर सॉर्टिंग का तरीका चेंज करेंगे तो या तो ऊपर दिखेंगे, तो एक जगह पे दिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने स्टॉक नेगेटिव है, यानी मैंने ये ए के यूज किए हैं। तो वो आप नोट डाउन कर लेंगे या उसकी प्रिंट निकाल लेंगे, उसके बाद उसकी आगे एडजस्टमेंट एंट्री होगी। और यहां पर अगर आपको ये पता करना है कि कौन सा माल मेरा मतलब सेल हुआ है आज की डेट में, तो वो पता करने का बहुत ही इजी तरीका है। जैसे मानकर चलिए आप ही का माल सेल हुआ है, एक आपने नहीं लिया है, लेकिन आपको ऑर्डर देने के लिए कि कितना माल आज सेल हुआ तो मैं ऑर्डर दे दूं, तो पीरियड यहां पर डाल देंगे, जो भी पीरियड का आपको चेक करना है, एक दिन का करना है तो एक ही दिन की पीरियड डालेंगे। इसके बाद यहां पर कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहां पर जो आपका बाकी ये जो ओपनिंग इनवर्ट वगैरह सब ऑफ रखेंगे, यहां पर सो गुड आउटवर्ड्स करके ये रहेगा, ऐसे यस करेंगे, और यहां पर इसे यस करके इसे भी यस कर देंगे, ठीक है। और बाकी ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला आप अपने अनुसार सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं भी करेंगे तो यहाँ डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हैं।
यहां पर क्या होगा कि फिर आपको जो भी स्टॉक आज के दिन निकला है वो आउटवर्ड्स में आ जाएगा। यहां पर कौन सा स्टॉक आएगा, अगर आप जो पीरियड डालेंगे उसके हिसाब से आप यहां पर ये सेटिंग करेंगे तो जितने आउटवर्ड स्टॉक्स होंगे वो यहां पर आपको आ जाएंगे। तो आप उसे यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से आप वो ऑर्डर दे सकते हैं। ये तो मैंने ये बता दिया। अब यहां पर आपको पता चल चुका है, मेरे पहले केस में आते हैं कि 10 पीस मेरा जीन्स मैंने बेचा है ए का, जो मेरा यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है। 100 रुपए की वैल्यू थी, याद होगा आपको, 100 रुपए की वैल्यू थी और वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में लिखा हुआ था, क्लोजिंग सॉरी बैलेंस में। तो अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है। तो फ्रेंड्स, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए मैंने कुछ परचेज की एंट्रीज में चेंजेस किए हैं। जो मैंने पहले एंट्री की थी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर परचेज वॉचर में जाएंगे, सॉरी परचेज रजिस्टर में। यहां पर जो मैंने ए परचेज किया था, ए परचेज का जो मैंने वाउचर टाइप बनाया था जिसमें ए की जो स्टॉक मेरे पास रहेगी वो मैंने एंट्री की थी। यहां पर मैंने जो ए परचेज करके जो लेजर है ये यूज किया है। पहले यहां पर मैंने एक नॉर्मल लेजर यूज किया था परचेज नाम से, मैंने यहां पर अब ए परचेज नाम से लेजर यूज किया है। आप चाहें तो यहां पर परचेज नाम का लेजर भी यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है समझने में, अदरवाइज उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये देखिए अंडर परचेज अकाउंट है, ये मैंने लेजर क्रिएट किया है। वो किसके लिए यूज करूंगा, ए परचेज, ए का जो स्टॉक है उसके लिए वो लेजर यूज होगा। यहां पर इसके लिए नॉर्मल लेजर यूज होगा। बाकी आप चाहें तो दोनों के केस में एक लेजर भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी मतलब क्लियरिटी के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। आप जर्नल वॉचर में आएंगे और यहां पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। जिस भी डेट में आपने उसका स्टॉक लिया, यानी बी ने ए का स्टॉक लिया है, तो वहां से जो मैंने बताया तरीका निकालने का, स्टॉक निकाल लेंगे, जो भी नेगेटिव होगा उसकी डिटेल नोट डाउन कर लेंगे। फिर यहां पर आएंगे, परचेज का जो आपका लेजर है, नॉर्मल परचेज, कॉमन परचेज, उसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे यानी बाय में रखेंगे। उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी इस तरीके की, यहां पर मेन लोकेशन गोडाउन चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका गोडाउन है, आपका गोडाउन में स्टॉक कम हो चुका है, आपको ट्रांसफर मारना है। तो 10 पीस आप यहां से ले लेंगे और उसके बाद यहां पर जो आपका ए है, ए करके जो लेजर है, यहां पर उसका लेजर चूज करेंगे। फिर उसके में भी ओपन होगा, यहां पर ए गोडाउन करके चूज करेंगे और यहां पर भी 10 पीस करके इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्रेडिट साइड ए गोडाउन चूज करना है, डेबिट साइड मेन लोकेशन गोडाउन चूज करना है। और आप चाहें तो दोनों में परचेज का जो कॉमन लेजर वही यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्लियरिटी के लिए हम ये काम करते हैं। और चाहें तो हम नरेशन में टाइप भी कर सकते हैं। मानकर चलिए मैं ये एंट्री यूज नहीं करता हूं, मैं डिलीट भी कर देता हूं। सपोज कीजिए मुझे दूसरा कोई तरीका करना है, तो क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा वाउचर में, वाउचर में आने के बाद अदर वाउचर में, और यहाँ पर जो हमारा है जर्नल वाउचर, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल है। यहाँ पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जीन्स मानकर चलिए कितनी है, 10 पीस, मेन लोकेशन नहीं लेकर यहाँ पर ए लोकेशन लेंगे, 10 पीस कर देंगे। रेट आपका परचेज वाला ही लगेगा जो परचेज का रेट था। फिर यहाँ पर जीन्स कर देंगे 10 पीस, सॉरी पहले लोकेशन चूज कर लेंगे, मेन लोकेशन, फिर यहाँ पर 10 पीस। इस तरीके से भी हम एंट्री कर सकते हैं। और हम जाकर चेक करेंगे, यहाँ पर दोनों सिचुएशन में वही आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर इसमें आपको देखिए 80 हो जाएगा, 100 था, 100 में 10 वापस गया, यानी उसकी पार्टी को सेल किया और 10 पीस मैंने ले लिया, तो 80 बचा। और यहाँ पर मेन लोकेशन में आ जाइए तो आपको यहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट होगा, जीन्स 0, क्योंकि मेरे में माइनस दिख रही थी इसीलिए यहाँ पर 0 हो चुकी है, ठीक है, इसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, यहाँ पर अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि जब आप ए के गोडाउन में जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या दिखा रही है, 8000, 8000 का इसका स्टॉक है, ठीक है, जो आपके पास पड़ा हुआ है। अब यहां पर जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहां पर आपको रिफ्लेक्ट होगा जब आप इसकी वैल्यू डाउन करेंगे, क्योंकि आपने पेमेंट कितने की होगी, आपने पेमेंट की होगी सिर्फ अपने परचेज का जो वाउचर जिसमें आपने एंट्री की उसकी पेमेंट करेंगे, आप करेंगे या की होगी। यहाँ 11,000 क्यों हो गया, जो मैंने बताया था शर्ट जो मैंने एड ऑन की थी आपको दिखाने के लिए, उसकी वजह से 1,000 रुपये ऐड हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपने जो उसका ए परचेज या ए डेबिट नोट है इसकी तो पेमेंट उसे की नहीं है, ये तो आपने होल्ड ऑन रखा है, ये उसका माल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 10,000 में अगर मैं 1,000 माइनस करूं जो उसका उसकी पार्टी को सेल हुआ है, तो यहां पर 9,000 की वैल्यू आ रही है। और आपके पास स्टॉक कितने का है, बात समझिएगा, आपके पास स्टॉक है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में मैंने अभी दिखाया था आपको, आपके पास स्टॉक है यहाँ पर एक गुड्स में 8,000 रुपए का टोटल।
यानी 1000 का वैल्यू डिफरेंस आ रहा है, स्टॉक 1000 का कम है। तो इस केस में क्या होगा कि जिस दिन भी आप लोग हिसाब करेंगे, फाइनलाइज कभी तो कभी हिसाब होगा, चाहे ईयरली हो या एक साथ कभी भी लाइफ में हो, तो वहां पर आप उसे उसका स्टॉक वापस करेंगे, जो भी स्टॉक है। अब जो डिफरेंस आ रहा होगा आपके करंट लाइबिलिटीज में, जो उसके ए परचेज और ए डेबिट नोट के हिसाब से माइनस प्लस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा होगा, वो आपको समझना है कि उतना माल मैंने क्या किया है, उससे ले लिया है, उतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और यहां पर ये याद रखिएगा, जो भी चीजें मैंने बताई इससे थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो अकाउंटिंग का रूप चेंज हो जाएगा। यहां पर बहुत चीजें मैंने चेक करके, एक एक चीजें चेक कर करके इस तरीके से बनाया है। आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि जब मैंने गोडाउन बनाया तो थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस वाला ऑप्शन क्यों नहीं यूज किया, उसमें भी बहुत दिक्कत आती, बार बार परचेज की एंट्रीज आपको पास करनी पड़ती जब आप उसका स्टॉक लेते, इस तरीके की दिक्कत आती। और बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं, जब सेल्स में मैंने एंट्री इसलिए नहीं की, डेबिट नोट में की, सबके पीछे मेरा कुछ ना कुछ लॉजिक है। वो जब आप प्रैक्टिकली मेरे इस क्वेश्चन को आप टैली के अंदर बनाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग उससे करना चाहेंगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जो जो चीज मैंने दिखाई है वीडियो के अंदर, ये सारी चीजें अगर आप चेक करना चाहेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आप अपने तरीके से करना चाहेंगे। तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही है, इस तरीके की अकाउंटिंग को टैली में रखने का। इसमें एक चीज और हो सकती है, वो ये है कि अभी तक तो मैंने दिखाया कि मैंने उसका माल लिया, कल को ये भी तो हो सकता है कि उसकी पार्टी जो आई उसने इतना ज्यादा ऑर्डर दिया कि उसका माल तो खत्म हुआ, साथ में मैंने अपने तरफ से भी कुछ माल दे दिया, ये भी तो हो सकता है। तो वहां पर भी सीधा सा है, जब डेबिट नोट में जाएंगे, जब एंट्री करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, यहां पर डेबिट नोट में जाते हैं, उसकी पार्टी के लिए डेबिट नोट में जाते हैं, ए डेबिट में जाते हैं, यहां पर ए चूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ए परचेज। अब यहां पर मुझे क्या करना होगा, जैसे जीन्स से मानकर चलिए 80 पीस है, ठीक है, इसके गोडाउन से। अब शर्ट जो थी वो तो मेरे गोडाउन की है, यानी मेरा माल था। अब मैंने मेन लोकेशन से 10 पीस इसे दे दी, इसकी पार्टी को सॉरी दे दी, रेट वही लगाएंगे जो मेरा परचेज का, उसने मुझे रेट बताया नहीं है, ठीक है। अब इस केस में मुझे, अब ये भी तो केस आ सकता है आपके सामने, तो इस केस में क्या करना है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, गोडाउन्स में जाना है। ए गोडाउन में आपको माल नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। मेन लोकेशन में भी आपको माल नहीं दिखेगा, आपने पूरा बेच दिया मेरे केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि दो ही आइटम मैंने लेके रखे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, मेन लोकेशन में भी नहीं दिख रहा है और ए में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी 10 पीस शर्ट तो उसके पास चली गई। अब ये कैसे पता लगाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि ए से जो परचेज किया था 10,000 का है और डेबिट नोट भी 10,000 का हो गया, 9 + 1 10,000। अब यहां पर मुझे स्टॉक के बारे में कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टॉक इसके पास कैसे गया और कितना गया? तो ये चीज में एक गलती हो गई है, जो चीज मैंने अभी ऑब्जर्व की, कि जब मैं यहाँ डेबिट नोट में गया था तो यहां पर मैंने जो सेल की, मैंने क्या समझाया था आपको कि जब आप अपने लिए ए का माल लेंगे, अपने किसी कस्टमर के लिए ए का माल लेंगे, तो गोडाउन हमेशा अपना चूज करेंगे। तो उसी तरीके से जब ए के कस्टमर को उसका माल देंगे, भले उसमें आपने अपना माल दिया, लेकिन हमेशा एंट्री के टाइम गोडाउन किसका चूज करेंगे? उसी का चूज करेंगे। तो यहां पर गोडाउन मैंने अपना चूज किया था, यहां पर ए गोडाउन करेंगे, तभी ना उसके गोडाउन में निगेटिव दिखेगा। निगेटिव दिखेगा तो मुझे पकड़ में आएगा कि ये माल उसके पास नहीं था, यानी मेरे पास से गया, ठीक है, और मेरे गोडाउन में वो माल प्लस दिखेगा। यहां आइए, यहां निगेटिव दिखा और यहां पॉजिटिव दिख रहा है, यानी स्टॉक तो खत्म है, लेकिन एक में निगेटिव एक में पॉजिटिव दिख रहा है। तो जो चेक करने का तरीका मैंने पहले केस में बताया उसी तरीके से चेक होगा, और फिर रिवर्स एंट्री उसी तरीके से होगी जो मैंने बताया। तो इस तरीके से भी सॉर्ट आउट हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक जो भी चीजें मैंने आपको बताई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज है, वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे उसे हैंडल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने सारी चीजें पहले ही से करके रखी है, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें वापस से दिखा देता हूं तेजी से, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि सेकंड प्रोसेस के थ्रू भी आपको क्या करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेजर्स की, कि लेजर्स हमें कौन कौन से बनाने होंगे। तो इसके लिए हम अल्टर में जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना लिए हैं। यहाँ पर लेजर्स में आप देख लीजिए, कैश और परचेज और सेल का लेजर तो जैसे था पहले केस में वही रहेगा, और ये जो हमारी पार्टी है, यानी जो फ्रेंड है हमारा ए, इसका जो लेजर है
वो वैसे ही रहेगा। इसका एक दूसरा लेजर बनेगा, जो गुड्स उसका होगा, यानी जो गुड्स उसका मेरे पास पड़ा है, यानी बी के पास पड़ा है, उसका लेजर अलग बनेगा। वो इस तरीके से बनेगा। आप इसमें नाम कुछ भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है। ये अलग लेजर बनेगा, पहले केस में ये लेजर नहीं था, ठीक है। और ए परचेज का मैंने पहले केस में भी बताया था, लेकिन उस समय मैंने बोला था कि ये मस्ट नहीं है। इस केस में मैं ये बोल रहा हूं कि ये मस्ट है, ठीक है। उस केस में मैंने बोला था कि आप लें तो लें, न लें तो कोई बात नहीं। इस केस में मैं बोल रहा हूं कि ए परचेज नाम का एक लेजर बनाना है जो कि मस्ट है, ठीक है। लेजर हो गया। स्टॉक आइटम सेम रहेगा, गोडाउन सेम रहेगा, सिर्फ गोडाउन में एक डिफरेंस होगी इस केस में। वो ये होगी कि यहां पर जो ए गोडाउन करके है, जो उस पर्सन का गोडाउन है, यानी मेरे फ्रेंड का, यानी बी के फ्रेंड का, वहां पर थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, यहां पर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और वाउचर टाइप में भी कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ए डेबिट नोट रहेगा जो था पहले से, ए परचेज रहेगा, ठीक है। और कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे। अब आ जाइए हम देख लेते हैं एंट्रीज। सबसे पहले जो एंट्री होगी, सॉरी ये नहीं, सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी, मान लीजिए मैंने अपने लिए परचेज किया ए से, तो उसके लिए मैं परचेज का जो नॉर्मल वाउचर है वो यूज करूंगा और ए का जो नॉर्मल लेजर है वो यूज करूंगा, ठीक है। और परचेज का जो लेजर था वो भी नॉर्मल यूज होगा, ठीक है। फिर मान लीजिए कोई गुड्स जो ए का है मेरे पास पड़ा हुआ, उस केस में हमें कौन सा परचेज के लिए वाउचर यूज करना है, ए परचेज का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो पार्टी अकाउंट नेम है उसमें ए का जो गुड्स करके हमने लेजर बनाया है पार्टी का, वो यूज करना है और ए परचेज का लेजर यूज करना है। आपके केस में जो भी नाम है आप उससे रहने देंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, यहां पर जो गोडाउन रहेगा, जो ये सेकेंड जो मैंने एंट्री बताई, इसमें गोडाउन ए रहेगा। और जो पहली एंट्री बताई थी जिसमें आपका गुड्स है, वहां मेन लोकेशन रहेगा गोडाउन, ठीक है। अब यहां पर अगर सेल कर रहे हैं आप अपने लिए किसी गुड्स को, उस केस में देखिए आप नॉर्मली जो सेल करेंगे वो क्या करेंगे। मान लीजिए मेन लोकेशन में 100 पीस था, आप मेन लोकेशन लेंगे यानी अपना गोडाउन लेंगे और 100 पीस सेल कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप सेल कर रहे हैं, फिर अपने लिए कर रहे हैं, यहां पर 10 पीस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 100 ही पीस था, आप 10 एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका ए लोकेशन से, ठीक है। सॉरी यहां पर आपको नेगेटिव नहीं दिखा रहा है, अच्छा मैंने एंट्री पास कर ली इसलिए नेगेटिव नहीं दिखा रहा है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज यहां पर आपको मेन लोकेशन में ये नेगेटिव दिखाता, मैंने ऑलरेडी सारी एंट्रीज पास कर रखी है इसीलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको मेन लोकेशन ही चूज करना है, भले वो गुड्स है ए का जो आपके पास पड़ा हुआ उस गोडाउन से भले ले रहे हैं, लेकिन आप जब अपने लिए सेल कर रहे हैं तो वहां पर मेन लोकेशन ही लेंगे, ठीक है। फिर ए को जो ए के लिए जो सेल कर रहे हैं उसके लिए ए डेबिट नोट का यूज करेंगे, ए का गुड्स करके जो लेजर है उसका यूज करेंगे, ए का जो परचेज करके लेजर है उसका यूज करेंगे, और यहां पर जो गोडाउन यूज होगा वो ए गोडाउन यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप देखिए, ये अगर मैं एंट्री डिलीट कर दूं, ठीक है, और ये एंट्री भी अगर मैं डिलीट कर दूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप देखिएगा इसका जो अंतर आएगा, मैंने एंट्रीज तो बता दी कि क्या क्या हुई है। पहले केस में एंट्री हुई है परचेज की मेरे गुड्स के लिए यानी बी के गुड्स के लिए, फिर सेकंड एंट्री हुई है परचेज की जो ए का गुड्स के लिए हुई है। फिर उसके बाद जो दो एंट्री सेल्स की हुई हैं वो मैंने अपने पार्टी को सेल किया यानी कैश में सेल किया, रिटेल सेल किया है। और फिर एक जो सेल किया है वो मैंने ए का गुड्स सेल किया तो उसके लिए डेबिट नोट में एंट्री पास की थी। अब उसका जो इफेक्ट है वो आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स गोडाउन्स ए गोडाउन, यहां पर 90 पीस रिफ्लेक्ट हो रहा है ए का आइटम। आप अंदर जाकर देखेंगे 100 में से 10 पीस आपने उसके लिए सेल किया है, किसके लिए, ए के लिए, ए का आइटम सेल किया है, तो ठीक है इसका स्टॉक तो ठीक है। लेकिन मेन लोकेशन में आपका जो जीन्स है वो 10 पीस नेगेटिव है, अब इसे पॉजिटिव तो करना होगा यानी ए से गुड्स को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब आपको ये अपने अंडर में लेना होगा, 10 पीस तो आपने क्या कहते हैं वो ए का गुड्स बेचा, तभी यहां पर नेगेटिव दिखा रहा है, तो इस नेगेटिव को यहां से हटाना होगा, ठीक है। दो केस होंगे यहां पर, इस नेगेटिव को आप हटाएंगे या इसके अलावा नेगेटिव को तो हटाएंगे और कुछ गुड्स और वहां से ले लेंगे अपने शॉप के लिए। मानकर चलिए जैसे आपने 10 पीस लिए थे, तो अगर आप एक एंट्री पास करते जिसमें सिर्फ 10 पीस की करते तो यहां पर स्टॉक बराबर हो जाएगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। लेकिन अगर मानकर चलिए आपको अपने लिए तो स्टॉक चाहिए ना कुछ फिर से सेल करने के लिए, तो आप ए का कुछ स्टॉक उठाना चाहते हैं, तो वहां पर जब एंट्री करेंगे तो वहां पर आप 10 की जगह 20 30 जितनी भी क्वांटिटी आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगी 10 के अलावा, वो आप वहां पर क्वांटिटी डाल देंगे, तो फिर वो क्या होगा कि वो आपका परचेज हो जाएगा, वो आपकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आ गया। अब इसके लिए जो हमने दो एंट्रीज अभी डिलीट की थी वही एंट्री हमें वापस से पास करनी होगी। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। यहाँ पर 22,000 की सेल है, 20,000 प्लस 2,000 जो पहले थी, ठीक है। प्रॉफिट भी मेरा ही दिखा रहा है। और जब हम यहाँ पर जाएंगे ए परचेज का, जो मैंने अलग से लेजर बनाया था, इससे पता चल रहा है कि ए का परचेज 9,000 का है, बाकी मेरा परचेज 11,000 का है। और यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट में जाएंगे करंट लाइबिलिटीज में, यहाँ पर भी देखिए अब अलग अलग दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, ये एक डिफरेंस आ रहा है, ये थोड़ा ज्यादा इजी है। यहाँ पर कुछ भी माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज बायफर्केट होकर अपने से दिखाई देगी। ए का 11,000 दिखाई दे रहा है, ए का गुड्स का 9,000 ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। ये बैलेंस जो यहाँ पर दिख रहा है 9,000, ये बैलेंस परचेज का बैलेंस और स्टॉक बैलेंस मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। अगर आपका नेगेटिव हो रहा है तो फिर दिक्कत है, फिर आपको एक एंट्री पास करनी होगी अपने पास गुड्स लेने की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जर्नल वॉचर में मुझे एक एंट्री पास करनी है। सबसे पहले जो एंट्री एक पास होगी वो ये पास होगी कि परचेज, जो ए का परचेज है उसे मुझे अपने परचेज में एड ऑन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं ए परचेज, मान लीजिए जीन्स थी ना 10 पीस, गोडाउन क्या है इसका, ए गोडाउन 10 पीस, ठीक। और फिर यहाँ पर परचेज मेन लोकेशन, ठीक है। सॉरी, पहले जीन्स ले लेंगे, मेन लोकेशन लेंगे, 10 पीस ले लेंगे 100 रुपये के रेट से, ठीक। इस तरीके से एंट्री कर देंगे। और यहाँ पर नरेशन में कुछ भी लिख सकते हैं कि ये गुड्स मैंने अपने लिए लिया था। या इसके अलावा जो स्टॉक जर्नल का एक वाउचर होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है इसका। लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि इसका यूज करें। इससे क्या है कि पीएनडल में भी इसका अफेक्ट पड़ेगा। जर्नल वाउचर का यूज करने से आपको क्या होगा, इसका पीएनडल में भी अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब अब आप देखिए यहाँ पर पीएनडल में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पीएनडल में देखिए जो अभी मैंने एंट्री पास की, सॉरी ये एंट्री थोड़ी मेरी रिवर्स कर गई, गलत एंट्री हो गई। यहाँ पर मतलब परचेज ऊपर रखना होगा, ठीक है, गलत हो गया। यहाँ पर मेन लोकेशन एंट्री गलत हो गई बताने के चक्कर में। यहाँ पर ए गुड्स, ठीक। क्योंकि जब आप परचेज करते हैं, अगर बी की अकाउंटिंग यहाँ हो रही है तो परचेज हमेशा डेबिट होगा, यानी मेरा परचेज तो डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिए 10,000 गुड्स था ए का, उसमें से 1,000 उसी की किसी पार्टी को मैंने सेल कर लिया, उसके लिए ए डेबिट नोट इशू किया था। उसके बाद 10 पीस गुड्स मैंने अपने लिए ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1,000 रुपये और घट गया, यानी उसका 8,000 का गुड्स रह गया, किसका, ए का। अब यहां पर आप चाहते तो, अगर आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेना चाहते तो यहां पर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते थे, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए इसके पास 12,000 की वैल्यू आ गई, यानी अब जो मेरी परचेज है वो 12,000 की हो गई, पहले 11,000 की थी, ठीक है। यहां पर अगर मैं बैलेंस शीट देखूं तो बैलेंस शीट में भी यहां पर आपको फर्क दिखेगा। नहीं, यहां पर अभी फर्क नहीं दिखेगा, इसके लिए एक और एंट्री मुझे पास करनी पड़ेगी। यहां पर फर्क तब आएगा जब मैं एक और एंट्री पास करूंगा, क्योंकि मैंने दो एंट्री डिलीट की थी, ठीक है। तो वो पास करेंगे, उसके बाद इस पे फर्क दिखेगा। फिलहाल हम स्टॉक देखते हैं। स्टॉक में आपको देखिए, आपको हमेशा यहाँ पर वो स्टॉक दिखाएगा जो आपका स्टॉक है, जो ए का स्टॉक है वो यहाँ नहीं दिखाएगा स्टॉक समरी में। वो देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वैल्यूएशन में जाकर गोडाउन टाइप में यहाँ पर करना होगा आवर स्टॉक एंड थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस। ये जब करेंगे तब आपको दिखेगा, अदरवाइज आपको नॉर्मली देखना है तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाकर आप इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, गोडाउन्स में जाएंगे, ए गुड्स में जाएंगे तो ए का दिखेगा 80 पीस होना ही है, 100 में से 20 गए, 10 उसके पास 10 मेरे पास, तो 80 हो गया, ठीक है। और वैल्यू भी 8,000 की है, पीएनडल में भी सेम था, बैलेंस शीट में ऊपर नीचे था तो उसके लिए एक एंट्री पास होगी। मेन लोकेशन में देखिए यहाँ पर स्टॉक बराबर हो चुका है, जीन सब नेगेटिव हट चुकी है। एक्स्ट्रा में और लाता वहां पर एंट्री में क्वांटिटी तो यहाँ पर बढ़ जाती, ठीक। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक एंट्री और पास करनी है। जर्नल वॉचर में ही एंट्री पास होगी, ₹1,000 की वैल्यू, ₹1,000 की थी, ठीक है। 1,000 का मैंने आइटम इससे लिया था ए से। बस ये सिंपल से एंट्री पास होगी। यहाँ बैलेंस शीट में आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पर भी उसका अफेक्ट आपको आ जाएगा। ए का गुड्स 8,000 का हो जाएगा, आपके ऊपर वैल्यू 12,000 की हो जाएगी और आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको
सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। और मेरे हिसाब से ये जो सेकंड ऑप्शन है ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको नॉलेजफुल लगी और कुछ अलग अकाउंटिंग सीखने को मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।